Hello everyone, hope you all are fine. आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि रिलेटेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। इससे रिलेटेड एक लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मेनली कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग देखा था और ये जाना था कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक साउंड और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में। ओके, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेते हुए। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि हर एक फर्म की कुछ लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब हर एक फर्म को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए, और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। यानी सोर्सेज में हमारे पास होते हैं ना, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। ओके, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो जब हमारे पास लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट आती है तो हमें डिसीज़न लेना पड़ता है कि हम किस सोर्स को यूज़ करें, मतलब कहाँ से पैसा अरेंज करें। ठीक है, यानी हम डेट को इशू करें, हम इक्विटी शेयर्स को इशू करें, या हम बैंक लोन लें। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सोर्सेज है ना, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस सोर्स को यूज़ करोगे। ओके, और नेक्स्ट आता है अब प्रपोर्शन क्या रहेगा, मतलब किस अमाउंट में आप पर्टिकुलर सोर्स को यूज़ करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, आपने ये डिसाइड किया कि आप ये रिक्वायरमेंट डेट और इक्विटी इशू करके करोगे। ओके, मतलब डेट और इक्विटी इशू करके आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 1 लाख का कितना अब आप डेट इशू करोगे, 1 लाख का कितना डेट इशू करोगे और कितना इक्विटी। सपोज आपने कह दिया 50,000 मैं डेट इशू करूंगी और 50,000 इक्विटी, तो ये क्या डिसीजन हो गया, प्रोपोर्शन रिलेटेड। और ये जो हमने दो डिसीजन लिए हैं, यही होते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हम अपनी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को किस सोर्स से पूरा करेंगे, और सोर्स तय करने के बाद क्या प्रोपोर्शन रहेगा उसको अरेंज करने का। ओके, ठीक है बच्चे, हमने जैसे डिस्कस किया था कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोपोर्शन है बिटवीन लॉन्ग टर्म सोर्सेज, कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज का क्या क्या प्रोपोर्शन चूज़ करेंगे हम, वो हम डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। ओके, हमने बताया था सोर्सेज मेनली हमारे पास दो होते हैं, प्रोप्राइटर फंड यानी ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड्स। इसमें हमारे पास आ जाता है इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये ध्यान रखना कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में हम रिजर्व एंड सरप्लस को भी इंक्लूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जब आप फंड्स को अरेंज कर रहे हो तो आपके माइंड में मेन क्या होना चाहिए, सबसे पहला कॉस्ट मिनिमम। देखो, आप भी कुछ परचेज करते हो या कोई भी डिसीजन लेते हो तो आपका ये रहता है ना, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, मतलब लागत आपकी कम से कम, और वैल्यू मैक्सिमम, इसलिए वैल्यू ऑफ फर्म क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब एक पर्टिकुलरली सही कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है, जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम हो, यानी हमारी लागत कम से कम लगे और फर्म की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपने ये डिसीज़न ऐसे लेना है कि कॉस्ट मिनिमम रहे और फर्म की वैल्यू मैक्सिमम रहे। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किए थे क्वालिटीज़ ऑफ अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर में या फिर एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो ये हमने कुछ क्वालिटीज़ देखी थी, सिंपल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होनी चाहिए, लिक्विडिटी एडिक्वेट होनी चाहिए, रिस्क कम से कम होना चाहिए।
हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तो ये ध्यान रखते हैं कि रिस्क कम से कम हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, मैक्सिमम रिटर्न्स आए वहाँ से, ठीक है, और कंट्रोल भी हमारे पास ही रहे। ओके, तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने बात की थी कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर हर एक फर्म के लिए सूटेबल नहीं होता। मतलब हो सकता है कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर एक ए फर्म के लिए तो बेस्ट है, बट बी फर्म के लिए वो सही ना हो, बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स को, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। कौन से फैक्टर्स? इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ओके, अब हम आज देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स बेसिकली हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का साइज कैसा है? क्या लार्ज बिजनेस है या स्मॉल बिजनेस है? अगर हम लार्ज बिजनेसेस की बात करें तो जो हमारे बड़े बिजनेसेस होती हैं, जो हमारी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके लिए बहुत इजी होता है मार्केट से पैसा इकट्ठा करना। मतलब जब वो शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हैं तो वो इजीली हमारे मतलब अपने कैपिटल को अरेंज कर लेते हैं। बट अगर हम स्मॉल कंपनीज़ की बात करें तो स्मॉल कंपनीज़ जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करती हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें, अगर आप जनरली भी किसी से बात करो तो अगर हमें पैसा लगाना है टाटा मोटर्स में या फिर रिलायंस में, तो वहाँ वहाँ पे नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें अपना पैसा थोड़ा सिक्योर लगता है। बट स्मॉल जो हमारी कंपनीज होती हैं वहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना अवॉइड करते हैं, बिकॉज वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो हमारी स्मॉल कंपनीज होती हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस को रेस करना मुश्किल होता है, और जो हमारी लार्ज कंपनीज हैं वो इजी टर्म्स पे इसको मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस को इकट्ठा कर लेती हैं। तो अब डिपेंड करेगा ना कि बिज़नेस का साइज़ क्या है, बिकॉज अब स्मॉल कंपनीज होंगी तो उनके लिए जो कंडीशंस होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं, बिकॉज अब इन्वेस्टर्स उनको ज़्यादा रिस्की मानते हैं तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इस पे भी डिपेंड करेगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारी फॉर्म क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? क्या हमारा बिजनेस सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, या फिर कंपनी है? क्या फॉर्म है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? ऑब्वियसली हम कौन सा सोर्स यूज़ करेंगे वो हमारे फॉर्म पे तो डिपेंड करेगा ही ना। जैसे अगर बात करें सोल प्रोप्राइटर की तो हमारा फॉर्म वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अलग रहेगा, पार्टनरशिप के केस में डिफरेंट रहेगा, और कंपनी के केस में सूटेबिलिटी डिफरेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कि हमारी अर्निंग्स कितनी स्टेबल हैं, कितनी स्थिर हैं। मतलब अगर हमारी अर्निंग्स स्टेबल रहती हैं, मतलब एक लेवल तक हमारी अर्निंग्स होती ही हैं, तब हम डेट का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि जो डेट होता है, जो हमारे डिबेंचर्स हैं, वो फिक्स चार्ज होते हैं, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इन पे इंटरेस्ट पे करना ही होता है। ठीक है, तो अगर हमारी कंपनी स्टेबल, मतलब हमारी जो कंपनी है उसमें अर्निंग्स की स्टेबिलिटी है तो आप डेप्ट इशू करोगे। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी तो यहाँ है अर्निंग्स, कभी ऊपर है, फिर नीचे है, ऐसे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो उस केस में आप डिबेंचर्स को इशू नहीं करोगे। बिकॉज अगर आप डिबेंचर्स को इशू करोगे तो आपके ऊपर फिक्स चार्ज आ जाएगा,
मतलब आपको पे करना ही पड़ेगा और आपकी अर्निंग्स उतनी होंगी नहीं, तो वो जो है ये चीज़ बिजनेस के गुडविल पे बैड इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, और भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, सो आपकी अर्निंग्स की स्टेबिलिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से सोर्स को यूज़ करो। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन की डिग्री ज़्यादा है, मतलब मार्केट में अगर कंपटीशन ज़्यादा है, इसका मतलब कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा होंगी। कभी आपका प्रॉफिट हो सकता है, कभी आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो उस केस में भी हम डिबेंचर्स को इशू नहीं करते। मतलब उस केस में हम फिर किसको इशू करेंगे? इक्विटी को यूज़ करेंगे। ओके, बिकॉज अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो मतलब कभी आपकी अर्निंग्स ज़्यादा हो सकती हैं, कभी लो हो सकती हैं, तो उस केस में हम डिबेंचर्स को इशू नहीं करेंगे, बिकॉज डिबेंचर्स को इशू करने से हमारा फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज मैंने आपको बताया वो क्या है, फिक्स चार्ज है, आपको पे करना ही होता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। अब हमारा जो बिजनेस है वो कौन सी स्टेज पे है? क्या वो इनिशियल स्टेज पे है, क्या वो ग्रोथ स्टेज पे है, या वो मैच्योरिटी स्टेज पे है? इस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम कौन से सोर्स को यूज़ करेंगे। अगर इनिशियल स्टेज पे है हमारा बिजनेस, तो हम नॉर्मली इक्विटी को यूज़ करेंगे, बिकॉज इनिशियल स्टेज पे जो हमारा रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा चांसेस होते हैं ना फेलियर के, तो इसलिए इनिशियल स्टेज पे हम किसका यूज़ करते हैं? इक्विटी का। फिर धीरे धीरे जब कंपनी ग्रो करने लगती है, फिर हम इक्विटी के साथ साथ डिबेंचर्स भी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, बिजनेस कौन सी स्टेज पे है ये भी आपको देखना पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए। नेक्स्ट फैक्टर है क्रेडिट स्टैंडिंग। क्रेडिट स्टैंडिंग मीन्स कि बिजनेस का फाइनेंशियल टर्म्स में व्यवहार कैसा है, मतलब पैसे का व्यवहार कैसा है, उनका रेपुटेशन क्या है मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होगी तो आप फाइनेंस आप इजी टर्म्स पे अरेंज कर लोगे। मतलब अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस फर्म को चाहिए तो वो इजीली बाहर से अरेंज कर पाएगी। बट अगर फर्म की क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो जो हमारी फिर चॉइसेस हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी। लाइक हम तो चाहते हैं डिबेंचर्स को इशू करना, बट हमारे डिबेंचर्स को कोई परचेज ही नहीं करना चाहता। ठीक है, तो क्रेडिट स्टैंडिंग पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज कॉरपोरेशन टैक्स, मतलब टैक्स रेट क्या है। अब देखो, बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डिसीजन रहता है दैट इज़ बिटवीन डेट एंड इक्विटी, कि कितना डेट यूज़ किया जाए और कितना इक्विटी यूज़ किया जाए। ठीक है, तो कॉर्पोरेट जो हमारा टैक्स है वो भी अफेक्ट करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को, बिकॉज जो डिबेंचर्स होते हैं उस पर जो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है वो चार्जेबल एक्सपेंस है। मतलब आपकी इनकम में से डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस करके फिर टैक्स लगता है, यानी जो इंटरेस्ट है उसे एज अ एक्सपेंस माना जाता है। क्लियर है? तो मतलब डिबेंचर्स में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। बट अगर बात करें इक्विटी की, तो यहाँ पे जो आप इक्विटी को डिविडेंड पे करते हो उस डिविडेंड का आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, जैसे जो भी हमारा इनकम होती है उसमें से जो हम डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं वो माइनस होता है, फिर जो हमारा अर्निंग्स आती हैं उस पर टैक्स लगता है, फिर टैक्स के बाद जो बचता है वो इक्विटी को दिया जाता है। ठीक है, यानी जो हमें बेनिफिट मिलता है टैक्स बेनिफिट वो सिर्फ डिबेंचर्स पे मिलता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है हमें कि अगर हमें टैक्स बेनिफिट चाहिए तो हम किसको यूज़ करें? डिबेंचर्स को। ओके, नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है दैट इज स्ट्रेट
रेगुलेशंस। आपको पता है कि जो कैपिटल मार्केट है वो रेगुलेट की जाती है थ्रू वेरियस रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई भी रेगुलेशंस बना रखी हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए आपको उन रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है। ओके, मतलब जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट के लॉज हैं, वो भी आपको साथ साथ फॉलो करने हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में डिबेंचर्स ज़्यादा चल रहे हैं या इक्विटीज़ ज़्यादा चल रहे हैं? इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए। अब फॉर एग्जांपल आप इशू करना चाहते हो शेयर्स, बट शेयर्स में रिस्क होता है बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स परचेज ही नहीं करना चाहते, तो आप इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं करोगे। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में कंडीशन ऐसी है कि अगर मैं शेयर्स इशू करूं तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसको परचेज नहीं करेंगे, और अगर वो उसको परचेज नहीं करेंगे और आपने इशू कर दिया तो आपकी जो वैल्यू है फर्म की वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए हम मार्केट की स्टेट को भी देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ अप है, क्या चीज़ डाउन है। ये सब देखकर आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे। नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है, मैनेजर्स कैसा सोचते हैं, अब उस पर भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट करेगा। अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो वो डेट को यूज़ करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया कि डिबेंचर से जो रिस्क लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज ये फिक्स चार्ज है, इस पे जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना ही होता है। और सेकेंड वन इज़ कंट्रोल। अगर फर्म कंट्रोल अपने पास रखना चाहती है तो क्या करेगी, वो ज़्यादा इक्विटी को इशू नहीं करेगी, वो डिबेंचर्स को इशू करेगी। ठीक है, बिकॉज अगर हम डिबेंचर्स को टाइमली पे करते रहें तो डिबेंचर्स का कोई रोल नहीं होता मैनेजमेंट में। ठीक है, तो क्या एटीट्यूड है मैनेजमेंट का वो भी इम्पैक्ट करेगा हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स यूज ऑफ फिक्स्ड चार्ज सिक्योरिटीज़, कि फिक्स चार्ज सिक्योरिटीज़ का यूज़ करना ताकि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, यानी फिक्स चार्ज सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? जिस पे फिक्स चार्ज होता है, जिस पे डिसाइडेड होता है कि कितना हमें पे करना है, लाइक डेट, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इनको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज़ करना ताकि हम इक्विटी की अर्निंग्स को इंक्रीज कर सकें इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अगर हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम फिक्स चार्ज सिक्योरिटीज़ के साथ साथ, मतलब इक्विटी के साथ साथ फिक्स चार्ज सिक्योरिटीज़ को भी यूज़ करेंगे। बिकॉज अगर हम इनको यूज़ नहीं करेंगे तो हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी क्या होता है इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि फर्म की इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर में किस सोर्स को यूज़ करते हैं। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना पार्ट है हमारी अर्निंग का। ये क्या है? हमारी अर्निंग कवरेज रेशो। अगर ये ज़्यादा होगी दैट मीन्स हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, यानी हम डेट का यूज़ कर सकते हैं। ये जितनी कम होगी इसका मतलब कि उतना कम हमें डेट इशू करना चाहिए। ओके, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि डेट को आपको पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो
तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कितना इंटरेस्ट आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की कैश फ्लो एबिलिटी क्या है, कंपनी में कैश फ्लोज कैसे रहते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की अर्निंग्स तो हैं बट उनके पास कैश नहीं रहता, ठीक है, अर्निंग्स हैं, उनकी अर्निंग्स होती हैं बट कैश अवेलेबिलिटी कम है, तो उस केस में भी हम डिबेंचर्स को इशू करना मतलब अवॉइड करेंगे। अगर कैश अवेलेबिलिटी कम होती है तो हम डिबेंचर्स को इशू नहीं करेंगे, बिकॉज डिबेंचर्स को हमें पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर। हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम रहे, ठीक है, हमारा यही होता है। अब देखो, आप भी कुछ परचेज करते हो तो आपका यही होता है ना कि मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम लागत पे कम से कम मैं पैसा खर्च करूं और मेरी मैक्सिमम रिटर्न्स हो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही कि डिफरेंट सोर्सेज का क्या कॉस्ट रहेगी, डिवेंचर्स की क्या कॉस्ट है, प्रेफरेंस शेयर्स की क्या कॉस्ट है, इक्विटी की क्या कॉस्ट है, ये सब देख कर हम डिसाइड करेंगे कि हम किस सोर्स को यूज़ करें। ओके, सो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहे होंगे। ओके, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम डिसीजन लेंगे तो हम इन्हें डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रख कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। क्या इम्पोर्टेंस है इस डिसीजन की? क्या आपको लगता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हमारी फर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है? ऑब्वियसली इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। हम किस सोर्स को चूज़ करते हैं इस पे डिपेंड करेगी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कितनी कॉस्ट आती है। अगर कॉस्ट इस पे डिपेंड करती है तो कितनी कॉस्ट है उस पे अफेक्ट होंगे हमारी रिटर्न्स, कि हमारी कितनी इनकम है, और कितनी हमारी इनकम है इस पे डिपेंड करेगी हमारी वैल्यू ऑफ फर्म, कि हमारी फर्म की कितनी वैल्यू है। दैट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस लेते हुए हर एक फर्म को बहुत ही ध्यान से डिसीजन लेना है और बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। ओके, सो फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं हमारे पास, मतलब पैसा कहाँ से अरेंज किया जाए, उसमें हमारे पास आता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को कहाँ से फुलफिल करें, जिसमें मेनली मैंने आपको बताया हम क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इसी से हमारा रिस्क इफेक्ट होता है, बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट होती है और वैल्यू ऑफ फर्म। अब देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म में नेगेटिव रिलेशन होता है। लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी उतनी वैल्यू ऑफ फर्म कम होगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी कम होगी वैल्यू ऑफ फर्म उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, कॉस्ट कम तो वैल्यू ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा तो वैल्यू कम। ओके, क्लियर है? तो आज हमने डिस्कस किया फैक्टर्स जिनको हमें कंसीडर करना है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेते हुए, और सेकेंडली क्या कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इम्पॉर्टेंट है, तो हमने डिस्कस किया इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज रिस्क
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ फर्म इसी पर डिपेंडेंट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।